हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था अपना स्ट्रक्चर एंड मोड्स ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम शॉर्ट में SDG भी कहते हैं, और MP हायर एजुकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। हमने कॉलेजेस देख लिया था, लेवल्स ऑफ हायर एजुकेशन देख लिए थे, मोड्स ऑफ हायर एजुकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन। अब हम शुरू करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs एंड मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन। इसमें सबसे पहला जो दिया है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम देखें इसकी डेफिनेशन। तो मुख्य तरह देखा जाए तो ये 17 इसकी ग्लोबल गोल्स है जिस पर ये फोकस करती है, और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2050 में आया था, और जितने भी इसमें 17 गोल्स हैं उनको हमें 2030 तक पूरा अचीव करना है। इसका मेन फोकस ये है। तो इसका मेन फोकस रहता है अपना इकोनॉमिक ग्रोथ में, सोशल इंक्लूजन में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, ये सारी चीज़ों पे इसका फोकस रहता है। अब अगर हम बात करें कि जो 17 है ये आप ध्यान रखने पड़ेंगे कि टोटल जो 17 है, 17 ये आपको पता होने चाहिए, और साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कौन से नंबर पर हमारा एजुकेशन की बात हो रही है। तो ये 4th नंबर पर क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है। तो ये हमारे काम का है, मेन इंपॉर्टेंट है, पर ये आपको ओवरऑल मोटा मोटी तौर पर पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है नो पॉवर्टी, तो गरीबी समाप्त करना। मतलब जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनका मुख्य जो कारण है वो 17 चीज़ों पर काम करना है। तो ये 17 चीज़ें क्या क्या हैं? तो पहली चीज़ है उसमें से नो पॉवर्टी, इसमें हमें गरीबी को समाप्त करना है। फिर है ज़ीरो हंगर, लोग भूखमरी से बहुत ज़्यादा मरते हैं, है ना, बहुत कई कई जगह लोगों को खाने के लिए नहीं रहता है, तो भुखमरी को कम करना। फिर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब हॉस्पिटल्स पे काम करना, लोगों की हेल्थ पे काम करना कि मतलब क्या बीमारी हो रही हैं उनको देखना, और वैक्सीन अवेलेबल करवाना, और भी तरह की चीज़ें, ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। फिर है क्वालिटी एजुकेशन, जिस तरीके से ये देखें उसी तरीके से क्वालिटी एजुकेशन है कि एजुकेशन पहुँचाना, हायर एजुकेशन पहुँचाना, या प्राइमरी मिडिल वो सारी एजुकेशन पहुँचाना। फिर आता है जेंडर इक्वलिटी, मतलब लैंगिक समानता इस तरीके से होना चाहिए कि भेदभाव ना हो लड़का लड़की में। शुरू से हम देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम पहले से कि लड़के और लड़की में भेद होता है, कि लड़कों को पढ़ाई करवाई जाती है, उनको बाहर भेजा जाता है, उनको बहुत सारी छूट रहती है, पर महिलाओं को ये छूट नहीं रहती। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ़ पानी और लाइट बात की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि बीमारी ना फैले, गंदगी ना हो। फिर है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए लोगों के पास। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रोजगार होना चाहिए और आर्थिक विकास होना चाहिए। अब डिसेंट जॉब होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो वर्क किसी को मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा हो। जो इंसान जिस तरीके की जॉब चाहता है उसको उस तरह का काम मिले, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। फिर इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बात करें तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और साथ ही साथ इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन मतलब नई नई चीज़ों का और टूल्स का इस्तेमाल करके नई चीज़ों का लाना। जैसे मोबाइल देखते हैं हम, मोबाइल में इनोवेशंस होते रहते हैं, कभी कोई रैम बढ़ जाती है तो कभी कोई नया फंक्शन आ जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ब्रिजेस, रोड्स और ये सारी चीज़ें, डैम्स वगैरह, ये सब अच्छे से होने चाहिए। फिर आते हैं रिड्यूस्ड इनिक्वलिटी, अब असमानताओं में कमी होनी चाहिए। अब जैसे कि बहुत सारे अलग अलग जगह हम देख सकते हैं कि भेदभाव होता रहता है, तो वो जो इनिक्वलिटी है वो अलग होनी चाहिए, अमीर गरीब का, और भी बहुत सारे तरीक़ों से हम तो समाज में देख सकते हैं। फिर है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ इस तरीके से बनी होनी चाहिए कि जो हम आज चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज़ें हमें इस तरीके से इस्तेमाल करनी है कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी हो सके। इस तरीके से नहीं करना है कि जो हमारे पास सामान है तो हमने आज ही इस्तेमाल कर लिया। घर में हम कोई भी सामान लाते हैं, तो आप कुछ भी फ्रूट्स वगैरह लाते हैं तो आप ऐसा लाते होंगे कि हम भी खा सकें और हमारे परिवार वाले भी खा सकें। कि आप सिर्फ अपने लिए लाते हैं कि अंगूर का एक गुच्छा लेके आए हो आप, तो बस आपको खाना है, फ्रिज में रखा है तो वो बस सिर्फ आप ही खाओगे, ऐसा नहीं होता ना। तो उसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें इस तरीके से करना है कि लोगों को जो हमारी, हमें तो इस्तेमाल कर ही करें, और साथ में जो एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आने वाली कम्युनिटीज़ को भी हो, जनरेशन को हो। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, अब जो कंजम्पशन है हमें इस तरीके से करना है कि हम एक्सेसिव यूज़ भी ना करें कि उसका वेस्टेज हो, और प्रोडक्शन भी इस तरीके से करें कि देखिए कंजम्पशन और प्रोडक्शन में ऐसा है कि प्रोडक्शन जो करते हैं
एंटरप्रेन्योर वगैरह प्रोडक्शन उनके द्वारा प्रोडक्शन प्रोसेस होती है। तो हमें प्रोडक्शन ऐसा करना है कि लोगों की नीड्स को फुलफिल हो जाए, और इस तरीके से भी नहीं करना कि कम पड़े, और इस तरीके से भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा हो जाए। उत्पादन ऐसा ना हो कि कम हो या फिर बहुत एकदम ज़्यादा भी हो जाए, एक्सेसिव हो जाए। और कंजम्पशन भी लोगों को इस तरीके से करना चाहिए कि हम तो कर रहे हैं, साथ में आने वाली पीढ़ी भी करे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही कंजम्पशन और प्रोडक्शन का काम होना चाहिए। क्लाइमेट एक्शन की बात करें हम, जलवायु परिवर्तन से निपटना, तो क्लाइमेट एक्शन हमें इस तरीके से इन्वायरमेंट में रहना है कि कुछ क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं आजकल, है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो सब चीज़ें ना हो। लाइफ बिलो वाटर, तो लाइफ बिलो वाटर में ये समुद्री जीवन संरक्षण, मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं जीव वगैरह, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी लाइफ में देखना। जैसे कोरल रीफ्स की बात करें हम, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा कोरल रीफ्स, उन चीज़ों को देखना। और भी जो समुद्री चीज़ें रहती हैं, मरीन लाइफ रहती है, उसको ध्यान देना। लाइफ ऑन लैंड, जो लाइफ लैंड पर है उस पर भी ध्यान देना। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, अब शांति और न्याय, मतलब हमें शांति से काम करना है और इस तरीके से काम करना है कि जस्टिस भी मिले लोगों को, किसी के साथ भेदभाव ना हो, दिक्कत ना हो। कुल मिला के ये है पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, है ना। और ये फिर लास्ट वाला है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। मतलब अगर हमें किसी चीज़ को अचीव करना है तो पार्टनरशिप के साथ हम, जैसे कोई एक व्यक्ति है, अब उसके पास टोटल पैसे नहीं हो पा रहे हैं, या उसने कुछ एक विजन देखा है कि हमें ये अचीव करना है, पर वो नहीं हो पा रहा है, तो वो अगर चाहेगा कि मैं अकेले ही करूँ, तो वो अकेले पॉसिबल नहीं है। तो वो 2-3 लोगों के साथ मिलके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके या फिर कैपिटल का इस्तेमाल करके इस तरीके से वर्क करे कि उसको पार्टनरशिप के साथ वो उस गोल को अचीव कर सके। तो इस तरीके से लोगों में चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारा जो है इम्पोर्टेंट वो है SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, हम इसके बारे में देखेंगे। तो अब इसमें ऐसा है कि इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, मतलब इस तरीके से प्रोवाइड हो एजुकेशन कि वो प्रमोट करे लाइफ लॉन्ग लर्निंग को, और उससे अपॉर्चुनिटीज़ भी हो। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया और कुछ काम करेंगे, मतलब ऐसी उससे जॉब क्रिएशन भी हो। ठीक है, अब इसका मेन टारगेट क्या है देखें तो इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन, है ना। तो इसमें क्या है, इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन, मतलब लोगों को बराबरी से हायर एजुकेशन को प्राप्त करने की क्षमता हो, मतलब हर कोई कर सके, है ना। इंक्रीज नंबर ऑफ स्किल्ड यूथ, अब इसका मेन मोटिव ये भी है कि मेन टारगेट क्या है कि एक तो हायर एजुकेशन सबको मिले, दूसरा है कि उससे जो यूथ है ना वो स्किल्ड हो, है ना, मतलब कुछ सीखे और कुछ बने। एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटीज, अब जेंडर डिस्पैरिटीज मतलब ऐसा नहीं हो कि सिर्फ लड़कों को मिल रही है ये चीज़ें या फिर सिर्फ लड़कियों को मिल रही हैं, मतलब लड़का लड़की दोनों को साथ में इस तरीके की एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन। प्रमोट टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन है जिसको आजकल गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है, तो ये सारी चीज़ों भी लोग सीखें और आगे बढ़ें और इस फील्ड में जॉब हासिल करें। अब रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन SDGs, अब क्या रोल है, तो सबसे पहला है तो रिसर्च एंड इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये देखिए मैंने आपको हिंदी में भी दिए हुए हैं नोट्स, बहुत सारी चीज़ें, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी फ़ायदा करेगी और साथ ही साथ इंग्लिश वालों को भी, इस वजह से मैंने दोनों में इसको करा हुआ है। तो रिसर्च और इनोवेशन, अब अगर हम हायर एजुकेशन में बात करें तो ये क्या करता है, रिसर्च में मदद करता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, रिसर्च उसमें चलता रहता है और इनोवेशन का काम चलता रहता है, लोग नई नई चीज़ों को सीख के नई नई चीज़ें बनाते हैं। स्किल डेवलपमेंट होता है, जिन लोगों को काम नहीं आता है तो वो काम सीखते हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस मिलती है कि हमें किस तरीके से काम करना है कि एनवायरमेंट को हानि भी ना हो। और कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि लोग आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, उसमें अपना काम करते हैं। देखा होगा आप, किसी भी चीज़ हम शुरू करते हैं, अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई एक एजुकेशन का ग्रुप है, जैसे हम BA कर रहे हैं या फिर BCom कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम स्कूल में आजकल क्या होता है ग्रुप बना लेते हैं ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो हम उसमें भेज सकें, जैसे असाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, टाइम टेबल हो गया या कुछ भी, तो इस तरीके से कम्युनिटी डेवलप कर लेना और ताकि आपस में लोगों को साझेदारी समझ में आ सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन, अब इसकी हम बात करें तो द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश वर्क्स टू अलाइन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस विद SDG 4। ठीक है, अब इनका साथ में मिलजुल के काम करना है इनको। तो मेजर इनिशिएटिव क्या है, सबसे पहला तो एक्सेस टू हायर एजुकेशन, ये मध्य प्रदेश जो हायर एजुकेशन ये मिल गया इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, तो इससे क्यों मिला है, ताकि एक्सेस कर सकें हायर एजुकेशन को। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कॉलेजेस इन रूरल एरियाज, और उन जगहों पर कॉलेजेस बने ग्रामीण क्षेत्रों पर, ताकि जो लोगों को
ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह कई बार लोग ट्रेवल नहीं कर पाते हैं तो उनको मिले। जैसे पहले टाइम पे स्कूल भी नहीं हो पाते थे गांव में, तो धीरे धीरे करके ग्रामीण क्षेत्र में भी स्कूल बनना चालू हुए। अब स्कूल हम देख सकते हैं प्राइमरी तक के स्कूल हैं लोगों के, और कुछ कुछ जगहों पर हम देख सकते हैं कि 12 तक भी हैं, पर बहुत सारी जगहों पर 12 तक नहीं है। तो अब ये इनका मेन मोटिव ये है कि कॉलेजेस भी गाँव में प्रोवाइड किए जाए, ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ना करना पड़े। क्योंकि अगर कोई बच्चा है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसे रहने का, खाने पीने का खर्चा तो लगेगा ही लगेगा। तो इस वजह से इनका मेन मोटिव है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कॉलेजेस इन रूरल एरियाज। डिजिटल लर्निंग की बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, धीरे धीरे ये भी डेवलप हो रहा है कि स्मार्ट क्लासरूम बनते जा रहे हैं और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी तैयार होते जा रहे हैं। बहुत सारी कभी कभी क्लासेस ऑनलाइन दी जाती हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो स्किल बेस्ड कोर्सेज भी निकालती है गवर्नमेंट, और एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग, मतलब जो हायर एजुकेशन है एमपी का, ये निकालता है। एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग दी जाती है और स्किल बेस्ड कोर्सेज भी निकाले जाते हैं ताकि लोग अपनी स्किल को सही कर सकें। जैसे कि आईटीआई की हम बात करें, आईटीआई है, और एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग भी दी जाती है उसी से रिलेटेड। और जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन की बात करें हम तो स्कॉलरशिप स्कीम्स निकाली गई है लड़कियों के लिए, और इंक्रीजिंग फीमेल इनरोलमेंट। और धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी और मतलब दूसरे एजुकेशन में भी लड़कियों की अब जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर ये सब ऐसा क्यों हुआ पॉसिबल? क्योंकि जेंडर इक्वलिटी के कारण। अगर जेंडर इक्वलिटी है तो उस वजह से सबको समानता अधिकार मिल रहा है पढ़ने का। तो स्कॉलरशिप स्कीम्स भी गवर्नमेंट निकालती है ताकि ये फीमेल्स को एनरोलमेंट मिले और वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सकें। रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च और इनोवेशन की बात करें हम तो यूनिवर्सिटीज़ प्रमोटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। अब देखी जाएगी, अब कॉलेजेस में तो होता नहीं कि पीएचडी वगैरह, पर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है जो लोग पीएचडी करते हैं, है ना। तो वो लोग रिसर्च वर्क करते हैं 3 साल का, 5 साल का, और उससे वो एक एक नई चीज़ बनाते हैं, या कुछ भी जो उनकी रिसर्च रहती है, वो थीसिस रहती हैं उनकी, तो वो लाते हैं और वो आगे की जनरेशन को काम में आती है। और कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज के साथ कोलैब करना ताकि लोगों को इंटर्नशिप करने का मौका मिल सके। अब मध्य प्रदेश की अगर इम्पोर्टेंस देखें तो इसमें मध्य प्रदेश की क्या इम्पोर्टेंस है, तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। इम्प्रूव, अब इसमें देखा जाए तो जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। इसके साथ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो बढ़ा है। और प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च और इनोवेशन का काम बढ़ा है। क्रिएट स्किल्ड वर्कफोर्स, और इससे लोग स्किल्ड लोग निकल के आए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को काम ही नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे अपने जो सिलेबस का अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें है अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट्स, अकाउंटेबिलिटी और प्रोग्राम देखेंगे किस किस के, यूजीसी का, नेक का, एनआईआरएफ, एआईएसएचई, एआईसीटीई, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनसीटी। अब हम सबको, ये जितना भी दिख रहे हैं आपको, इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटेबिलिटी और ये सब देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा यूजीसी, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इसका देखें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में, और ये हुआ था यूजीसी एक्ट के अंडर में। वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ये काम करता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो चेयरपर्सन होते हैं इसमें, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर होते हैं अप्रॉक्स 10 मेंबर होते हैं, सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इसमें होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन, मतलब एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना लोगों के साथ, और एक जो स्टैंडर्ड होता है हायर एजुकेशन का वो बना के चलना। एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, अब ये ग्रांट्स भी प्रोवाइड करता है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी हो सकती है, ये कॉलेजेस हो सकते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है कितने बड़ा प्लेग्राउंड प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्लासरूम्स हैं और टेक्नोलॉजी है जो उनको चाहिए है, तो ये ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग क्वालिटी, और ये डेवलप करते हैं रिसर्च और टीचिंग क्वालिटी में डेवलपमेंट के लिए भी, ये अपना उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीधा पार्लियामेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, ये सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये उनको जवाबदेही होती है। और रिपोर्ट सबमिटेड एनुअली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये लोग एनुअली मतलब साल भर में, एक साल की पूरी जो रिपोर्ट रहती है वो गवर्नमेंट इंडिया को देते हैं कि इनके क्या काम रहे, क्या अचीवमेंट्स रहे, क्या क्या करवाया इन्होंने हर चीज़ में। अब इनके क्या क्या प्रोग्राम है, नेट करवाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट,
लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये नेट का पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये नेट का एग्ज़ाम देते हैं ताकि वो अपर क्लासेस को पढ़ा सकें और पीएचडी कर सकें जो नेट देते हैं। और उसी के बाद जेआरएफ और एसआरएफ होती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप। जब पीएचडी में आपके लिए जैसे मान लीजिए आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है, नेट निकाला है आपने, आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। उसके साथ अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, उसका कट ऑफ थोड़ा हाई होता है, जेआरएफ आपने क्वालिफाई करा है तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। वो डिपेंड करता है सिटी टू सिटी कि कितनी मिलती है, वैसे 35 to 40 ऐसे मिलती है। उसके बाद ये आपको एसआरएफ मिलता है 40 to 45 ऐसा मिलता है। ये 2 साल के बाद एसआरएफ आपका चालू हो जाता है और ये तब तक मिलता है जब तक आपकी पीएचडी चल रही है और आपको ये हर महीने आता है स्टाइपेंड। डेवलपमेंट ग्रांट्स फॉर यूनिवर्सिटी, और डेवलपमेंट ग्रांट्स देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। एकेडमिक रिफॉर्म्स एंड करिकुलम फ्रेमवर्क्स, अभी एकेडमिक रिफॉर्म्स देखते हैं, लाते हैं इसमें कि इनको क्या क्या प्रोग्राम करने हैं, मतलब कुछ भी, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो हेरिटेज हो, या फिर अलग अलग जो भी उनको प्रोग्राम लाना पड़ता है, ये पूरा करिकुलम में डालते हैं कि ये एक्टिविटीज़ होनी है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या होना है, ये सब इनके अंडर में रहता है। अब नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल की बात करें, जो कि नेक है, इसका मेन मोटिव रहता है कि लोगों को, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ को ग्रेड प्रोवाइड करना। मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है, जितनी अच्छी की यूनिवर्सिटी होगा उसको A++ का ग्रेड मिलेगा, या A+ का मिलेगा, या A मिलेगा। मतलब सबसे बेस्ट होता है ये A++ का, उसके नीचे A+, फिर A। जैसे हम लोग को ग्रेडिंग मिलती है, अपन को ग्रेडिंग मिलती है, पढ़ाई करते हैं तो जो अच्छा रहता है तो A+, A, फिर B+B, उसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ को मिलती है ये कौन सी यूनिवर्सिटी कितना अच्छा कर रही है इससे। और ये जो जानकारी रहती है यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उसका जो फ्रंट पेज रहता है, वेबसाइट रहती है, उस पर टॉप पे दिया रहता है कि उसको नेक की कितनी ग्रेडिंग मिली हुई है। तो हम देखते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में यूजीसी के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसका स्ट्रक्चर ऐसा, चेयरपर्सन होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी होनी चाहिए, डायरेक्टर, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी होने चाहिए। इनका ऑब्जेक्टिव देखें तो assess and accredit higher education institutions, promote quality assurance and improvement। अब मेन मोटिव वही है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना है और क्वालिटी देखनी है, कि एश्योर करना है कि हाँ इनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ताकि यूनिवर्सिटीज़ में मतलब अंदर कंपटीशन रहे कि हमको बहुत अच्छे से काम करना है ताकि हमारा भी टॉप में नाम आ जाए। क्योंकि जितनी अच्छी ग्रेडिंग रहेगी तो लोग आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये भी यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दी जाती है और प्रोग्राम इसके वही नेक ग्रेडिंग, क्वालिटी असेसमेंट रिपोर्ट्स, इंस्टीट्यूशनल एक्रीडिशन। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की NIRF की बात करें हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि ये 2015 में लॉन्च है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और ये भी इसकी रैंकिंग सेल मैनेज करी जाती है MOE के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और ऑब्जेक्टिव इसका ये है, रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इनकरेज कंपटीशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। अब इसमें ये इसका मेन मोटिव रहता है कि जो कंपटीशन है उसको इनकरेज करना और साथ ही साथ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना पढ़ाई लिखाई का। और अकाउंटेबिलिटी इसमें ये दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, MCQ में ऐसे आ सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इसको अकाउंटेबल है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे पूरे। प्रोग्राम्स की बात करें तो ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल लॉ, ये सब इसके अंदर की कैटेगरीज हैं। NIRF रैंकिंग देती हैं इसमें। अब है अपना ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसका एडमिनिस्ट्रेशन वही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये भी उसके अंडर में कंडक्ट कराया जाता है। डेटा कलेक्ट करती है यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, और इनके ऑब्जेक्टिव्स, और जो ऑब्जेक्टिव्स ये इनके कलेक्ट करते हैं लोग स्टैटिस्टिकल डेटा हायर एजुकेशन सिस्टम से, और ये अकाउंटेबल होते हैं गवर्नमेंट इंडिया को। और प्रोग्राम इनके वही एनरोलमेंट करना, टीचर्स देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो देखना, कितना क्या एनरोलमेंट हो रहा है, ये सब अपना ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन सर्वे कवर होता है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की बात करें ना तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में, ये अंडर AICTE एक्ट। इसका स्ट्रक्चर यही, चेयरपर्सन, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, रीजनल ऑफिसर्स, इसके अंडर में आते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका यही है, टेक्निकल एजुकेशन को डेवलप करना, साथ ही साथ अकाउंटेबल होती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को।
आप देखेंगे तो मोस्टली ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए अकाउंटेबल है और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका वहीं से आता है बहुत सारी चीज़ों में। प्रोग्राम्स की बात करें हम तो अप्रूवल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेजेस, इंटर्नशिप प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, ये सारे प्रोग्राम ये लोग कंडक्ट कराते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करें, एनएमसी, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा इसके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इसका सेम है, 2019 में रिप्लेस करा गया था एमसीआई को, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। स्ट्रक्चर वही है, चेयरपर्सन ऑटोनोमस बोर्ड्स रहेगी, मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल रहेगी, ऑब्जेक्टिव उनका वही रहेगा, मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशन। अकाउंटेबिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, ये ध्यान रखिएगा। अकाउंटेबिलिटी किसको अकाउंटेबल है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, है ना। प्रोग्राम रेगुलेशन ऑफ एमबीबीएस एंड पीजी मेडिकल एजुकेशन। अब ये प्रोग्राम ये क्या कंडक्ट करवाते हैं? एमबीबीएस करवाते हैं और पीजी करवाते हैं, मतलब जो एमडी के लोग रहते हैं, मतलब एमडी कराते हैं वो। फिर उसके बाद होता है आपका अप्रूवल ऑफ मेडिकल कॉलेज, तो ये अप्रूव देते हैं मेडिकल कॉलेज को, तो उनके अंडर में अगर है व्यवस्थाएं मेडिकल कराने की, मेडिकल की पढ़ाई कराने की, तो इन लोग को अप्रूवल मिलता है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो ये 1993 में अंडर एनसीटी के अंदर आता है। चेयरपर्सन होते हैं, रीजनल कमेटीज होती हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि रेगुलेशन करना, टीचर एजुकेशन को प्रोवाइड करना, मतलब जो टीचर्स रहते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे बीएड वगैरह होता है, डीएड होता है, ये डीएलएड होता है, ये सब। और ये अकाउंटेबल होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, और उनके वही प्रोग्राम होते हैं, बीएड डीएड कराना और टीचर्स ट्रेनिंग स्टैंडर्ड देना, प्रोवाइड करवाना, ये सब होते हैं। अब होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एडवोकेट्स के लिए अपना, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये एडवोकेट्स एक्ट 1961 में आया था, और इसका ऑब्जेक्टिव है लीगल एजुकेशन और लीगल प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाना। अकाउंटेबिलिटी की रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि ये देखा जाए इनके प्रोग्राम लॉ कॉलेज भी होते हैं, जैसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये सब वो होते हैं। ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वो होता है, इसमें जो लॉयर्स वगैरह होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होता है ताकि ये रहे कि हाँ ये वैलिड वकील है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, फार्मेसी एक्ट 1948 में आया था ये इसका, और इसके ऑब्जेक्टिव है फार्मेसी एजुकेशन को प्रोवाइड करना। अकाउंटेबल होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इनके प्रोग्राम्स होते हैं बी फार्म, डी फार्म कॉलेजेस, है ना, ये करवाते हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, है। अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 के थ्रू। इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रोफेशन। अकाउंटेबिलिटी रहती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए, और ये नर्सिंग कॉलेजेस और कोर्सेज को प्रोग्राम प्रोवाइड करवाते हैं। अब आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये ऑटोनोमस बॉडी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, है ना, एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च में पार्टिसिपेट करना, डेवलप करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। इनके प्रोग्राम है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट रिसर्च प्रोग्राम, ये सब ये कंडक्ट करवाते हैं। अब आते हैं वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें वेटनरी एजुकेशन और प्रोफेशन के बारे में बताया जाता है ना, और ये अप्रूव करते हैं वेटनरी कॉलेज को, ठीक है, इनका इतना सा काम है। आयुष देखें, आजकल ज़्यादा प्रमोट हो रहा है आयुष, तो इसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को अकाउंटेबल होते हैं। और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आरसीआई एक्ट 1992 के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग, मतलब इस तरीके की रिहेबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग देनी है। और ये अकाउंटेबल होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के लिए। इसका जो मेन प्रोग्राम है वो होता है स्पेशल एजुकेटर और थेरेपिस्ट को अपॉइंट करना, बनाना, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ नेशनल फंडिंग बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इट्स एसोसिएटेड यूनिट्स, जैसे रूसा, पीएमयूषा, डीएसटी, डीबीटी के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो और समझ में भी आया हो। थैंक यू। और भी जानकारी के लिए आपको अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो।